देखिए, हम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की कंसोलिडेशन। अब इसमें सिनेरियो ये है कि पी कंपनी ने 80% एस की इक्विटी बाय की है सेवरल ईयर्स को। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 80% है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा 20% है। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमें बताई गई है, ओके, और हमें इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ये मैंने यहाँ पे वर्कआउट की है। मैं इसकी बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आपको बहुत सादगी में से देखना है। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस है जो मेरी हैंड रिटन आपको नज़र आ रही है, और सिंपल आप देखें, सेल्स आपको ऐड होती हुई नज़र आ रही है। एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप टोटल कर लें, अदर इनकम टोटल कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टोटल कर लें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल कर लो, अदर एक्सपेंसेस टोटल कर लो, फाइनेंस टोटल कर लो। यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया, कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं की, सिंपल उसको आप ऐड ही कर रहे हैं। और आप अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। उसमें से आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इनकम टैक्स एक्सपेंस लेस करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर पहुंचो। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर कंसोलिडेटेड है। इस 99 में आपका 100% हक नहीं है। मैंने उधर वर्किंग की हुई है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा। मैं अभी यहाँ से आपको एक लॉजिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें 75 पर तो आपका अपना हक 100% है, क्योंकि आपका अपना है, ठीक है, पेरेंट कंपनी है ना आप। लेकिन 24,000 जो है, उस 24,000 में इस 24,000 में आपका हक जो है 80% है। वो कितना बनता है? 19,200। तो आपको कितना एट्रीब्यूटेबल है? 94,200। और एनसीआई को कितना एट्रीब्यूटेबल है? 4,000। वो कैसे वर्कआउट किया आपने? सर 24,000 का 20%। का मेरा तीर से ही निशाने पे बैठ रहा ये। और अच्छा, ये एट्रीब्यूटेबल है फॉर पेरेंट कंपनी के ऑनर्स। और फॉर एलसीए आप क्या करेंगे? 24,000 का, क्योंकि एलसीए 75,000 में तो नहीं ना कोई भी हक रखती। ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 4,800। अब आप जब इन दोनों को सम करेंगे तो आपका 99,000 बन जाएगा। ऐसा ही है ना बेटा? जी सर। ये मिल गया, ये आपका 99,000 बन गया। ये एक वर्किंग बस आपको करना पड़ती है, इसके अलावा तो आपको कुछ किया ही नहीं है मुश्किल। इसको करने का एक और बड़ा आसान तरीका वो रेड इंक में करने जा रहा हूँ।
99,000 में से आप इसका 20% लेस कर दें, 4,800, तो आपको एग्जैक्टली क्या रकम मिल जाएगी? 94,200। जो पहले मैंने वर्किंग की वो लॉजिकल है, और ये वर्किंग वो है जो आपका टाइम सेविंग है, एंड रिजल्ट से। ये NCI और ये पेरेंट कंपनी, ठीक है। आपने उसका ये किया, और इधर आपने इसकी बैलेंसिंग फिगर वर्कआउट की, कैसे? 99 में से आपने प्लस करके, इतनी सी बात है। तो एग्जाम में अमूमन आप ये वाली वर्किंग करते हैं जो रेड में मैंने आपको की। अब यहाँ पर मैंने इसकी लॉजिकल वर्किंग भी कर दी और ये एग्जाम वाली वर्किंग भी कर दी, ठीक है। 99 पहले नीचे लिख के उसको बैलेंस कर लेंगे। आपको समझ आ गई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस कैसे बनाना है? ये बुनियादी काम है जो कि मैंने आपका किया। अब ये बात आती है अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है, तो ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन में आपने दो काम करने होते हैं। आपको ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन के लिए सबसे पहला काम ये करना है, ये देखो क्या क्या रहा है कि आपने 80% एक्वायर किया 3 महीने पहले, 80% 1 अक्टूबर को एक्वायर किया आपने, आज 31 दिसंबर, ठीक है। तो 3 महीने आपने इसको डिवाइड करना है। ये जो एस कंपनी है बिल्कुल बच्चों वाला काम कर रहे हैं, आप इसको 3/12 कर रहे हैं सारे फिगर्स। हाँ जी, अनलेस उसने बताया हो कि फलाना एक्सपेंस पहले 3 महीने का और फलाना एक्सपेंस आखिरी 9 महीने का है, या पहले 9 महीने का और आखिरी 3 महीने का, ठीक है। हो सकता है ना कि वो, मतलब ये तो है आसान वाली बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर आपको इंशाल्लाह टफ टाइम देगा, ठीक है। तो जब टफ टाइम देगा तो वो आप पकड़ लोगे उसको। अब आप ज़रा कैलकुलेटर पकड़ें और मुझे बताएं कि फिगर्स ठीक कैलकुलेट हो रही हैं? जी सर। अब 3/12 है। सब ठीक कैलकुलेट हो रही हैं? ये भी एस कंपनी है लेकिन 3/12। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये 4 लाख और ये 65,000 ऐड करना है, ये बनना ऐसे ही है। अब आपने इसको भूल जाना है, ये अब आपकी कंसोलिडेशन में नहीं आएगा। ये बंद कर दिया इसको आपने, ये 2 आपने वर्कआउट करना है, ये प्लस। आसान काम कर रहे हैं आप? गुड। जिंदगी में तो मुश्किल तो नहीं आएगी। ये अदर इनकम इसके पास कोई नहीं है तो कंसोलिडेशन में ये आ गई, ठीक बात। ठीक बात। और अब आपने NCI वाली एलोकेशन करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप सीधा सीधा इस 15,000 का 20% 65,000 में से माइनस करते हैं, वो कितना बनता है? 3,000। वो माइनस करते हैं 65 में से, तो क्या बच जाएगा? बस ये आंसर है, वो पेरेंट का और वो NCI का। जिंदगी कितनी आसान हो गई।
आपने 20% किसका लेना है, बस ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने 20% लेना है जिसको कंसोलिडेट किया है आपने, सब्सिडरी कंपनी के जिस प्रॉफिट को कंसोलिडेट किया आपने, पूरे साल को नहीं कंसोलिडेट किया आपने, 3 महीने को किया, तो वो 3 महीने वाला जो, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, क्यों मुझे तंग कर रहा है कंप्यूटर, तंग कर रहा है भाई, तंग कर रहा है। ये आपने 15,000 का 20% वर्कआउट, सही बात। कोई पूछने की बात है तो बताइए। और इसी को मैंने थोड़ा लॉजिकली भी वर्कआउट किया जा सके, पीछे मैंने आपको समझाया था। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इस लॉजिक को ज़रूर कैरी कीजिएगा। लॉजिक्स क्लियर करने का फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट को रट्टे से निजात मिल जाती है और उसको सब्जेक्ट अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अदरवाइज जिस तरह केमिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, वजह उसकी क्या थी कि वो केमिकल हमें मालूम नहीं, सिवाय H2O के और NCl के कोई केमिकल नहीं हमें याद हुआ सही तरीके से, क्योंकि H2O पीते थे और NCl खाते थे, याद हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा कोई फार्मूला याद नहीं हुआ। हाँ, तो वही बात आ गई ना, लॉजिकली क्लियर हुई थी, जिनकी लॉजिक क्लियर हुई वो। तो ये NCI में आपका 20% जा रहा है 15,000 का, इसको आपने 80% और 20 में डिवाइड किया, बाकी ये 100% उसका ओनर ऑफ बी कंपनी का। ऑलराइट, लें जी, ये काम कर चुकने के बाद अब हम बात को आगे बढ़ा। ये एलोकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एलोकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये वर्किंग हो गई। अब वो ग्रुप इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, अब हमें कॉन्सेप्ट तो पता है कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग कहते हैं किसको, पी ने एस को सेल किया या एस ने पी को सेल किया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है कि पी के पास 80% इक्विटी है 3 साल पहले, और पी जो है साल के दौरान में सेल कर रहा है इसको। अब यहाँ पर फ़ौरन अपने दिमाग से पूछिए, अगर पी सेल कर रहा है तो जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें एनसीआई का कोई हक है? नहीं। ओके, उसके बाद बाय द ईयर एस हैड सोल्ड ऑल द गुड्स बॉट फ्रॉम पी टू कस्टमर। इसका मतलब है कि कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं, उसने सारी की सारी चीज़ें कस्टमर को बेच दी। लेकिन जो काम गड़बड़ हुआ वो ये हुआ कि आप अलग थे, मैं अलग था। अब आप और मैं एक एंटिटी हो गए हैं। अब एक एंटिटी खुद अपने आप को तो नहीं बाय या सेल कर सकती चीज़ें, लिहाजा जो रेवेन्यू पी ने कमाया 50,000 उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, यस। और जो परचेज एक्सपेंस इसने रिकॉर्ड किया उसको भी हमने एलिमिनेट करना है। ये बात भी कॉन्सेप्ट में बैठती है, ओके। लिहाजा इंट्रा ग्रुप सेल 50,000 और इंट्रा ग्रुप परचेज 50,000 कंसोलिडेशन में माइनस होंगी, ठीक है जी। ये हमारी 50,000
सेल में से माइनस होगा और ये 50,000 परचेज में से माइनस होगा, दोनों में से हम इसको माइनस करें, उसकी सेल्स में से उसकी परचेज में से। तो इसको आम तौर पे बच्चा याद करता है, भाई कॉन्सेप्ट बनाने के लिए याद करता है। वो क्या याद करता है कि जी जब हम कंसोलिडेशन बना रहे होंगे तो हम 50,000 को सेल्स में से भी माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी माइनस करेंगे। ठीक है, वो इस तरह से बच्चा जो है इसको याद कर लेता है कि दोनों से इसको माइनस करना है। अब यहाँ पर ये डेबिट एंड क्रेडिट की वजह से जो है, क्योंकि यहाँ पीछे फिगर्स नेगेटिव हैं, इसलिए उसने माइनस करने के लिए उसको पॉजिटिव बनाया। ये कॉस्ट नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव किया। लेकिन सादा बात क्या है, आपने माइनस ही करना है कॉस्ट ऑफ सोल्ड से और माइनस ही करना है अपने सेल्स। फॉलोड हो गया, नहीं मानता ना माने। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं। तो आपने जब भी कंसोलिडेशन करनी है तो आपने सेल्स में से परचेज, कंसोलिडेशन में से, दोनों में से लेस करना है। ये बात क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। मैं एक ट्राई आउट कर रहा नहीं मान रहा है। अब अगली बात, अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो तो क्या करना है। अब वो जहाँ तक तो बात है इंट्रा ग्रुप सेल परचेज की, उनको तो मैंने आपको कहा कि जी आपने दोनों में से माइनस करना। ठीक है, ये सेल्स में से और परचेज में से, दोनों में से आपने 4500 माइनस करना। अब अनरियलाइज प्रॉफिट को आप जरा बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता दीजिए कि आप क्या करते थे। सर इन्वेंट्री में से हम माइनस करते थे। शाबाश, और प्रॉफिट में से माइनस करते थे। वही प्रॉफिट्स हो गया ना। यस सर, पी ने एस को बेचा। अच्छा, अब अगर हाँ ठीक है, अगर एस ने kiya तो फिर एनसीआई से भी करना। अब मुझे ये बताइए कि आपकी ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो प्रॉफिट में से माइनस करना है, अगर मैं प्रॉफिट को माइनस करने के बजाय एक्सपेंस को बढ़ा दूं तो एंड रिजल्ट तो यही होगा ना, प्रॉफिट में से माइनस ही होगा ना। यस। तो वो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंस को बढ़ा रहा हूं अनरियलाइज प्रॉफिट की फिगर से, क्योंकि इसकी वजह से इन्वेंट्री ज्यादा माइनस हो गई थी। यस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से इन्वेंट्री ज्यादा माइनस हो गई थी। वो इन्वेंट्री कम माइनस करने का मतलब यही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आप बढ़ा देंगे। आप एक कॉन्सेप्ट समझ आता है? यस सर। तो लिहाजा ये बातें आपने ज़हन में रखनी है कि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड करना है, और इंट्रा ट्रेडिंग जो है, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, वो आपने सेल्स में से भी और परचेज में से भी, दोनों से माइनस करनी होती है। ये सबक याद रहेगा हमें। यस सर। ये मैंने बिकॉज लिख दिया इसका नीचे, बिकॉज because of reducing the closing inventory the cost of goods sold will be increased. ओके यस सर। अच्छा, बस यही बात थी। लिहाजा मैं अब ये सारा इसके अंदर रब कर देता हूँ और ये काम आप अब खुद से करेंगे। मैंने सारा रब कर दिया। ओके, अब अगली बात की तरफ फोकस आपका लेके जाऊंगा। एक मिनट, ये 45 का इम्पैक्ट यही होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस सेल से माइनस, और ये 3 का इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो रहा होगा।
आप जब ये काम करेंगे एग्जैक्टली यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स इन कंसोलिडेशन। फॉलोड? अच्छा जी, ये बात होगी। अब प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं S2P की सूरत में। जब S2P की सूरत में आप करेंगे तो यहां तक तो काम यही करना है आपने, यहां तक तो कोई आपने तब्दीली नहीं की। जो आपने ऊपर काम किया एग्जैक्टली वही काम आपने यहाँ पे किया। ऐसे ही है ना, 45,000 सेल्स में से भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी माइनस और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड, वही एग्जैक्टली काम आपने किया। लेकिन एक काम आपको एडिशनल करना होगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर P ने S को सेल किया था तो इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को P ने कमाया था। सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में कोई जो है वो इम्पैक्ट हमने B के प्रॉफिट्स में से निकालना था। अब इधर S ने प्रॉफिट कमाया है। अब जब S ने प्रॉफिट कमाया है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 77,000 है जो S का प्रॉफिट है उसमें से 3,000 को माइनस करके फिर हम उसका 20% कैलकुलेट करेंगे। ये वर्किंग लॉजिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टिक टिक करो, 77 माइनस 3,000 उसका 20% लीजिए। ठीक है बेटा, ये आपने 77 में से इस 3,000 को माइनस किया है, क्योंकि ये तो ऊपर आपका महज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एडजस्ट करने के लिए 3,000 आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ाई थी ना, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक फिगर कंसोलिडेशन में चली जाए। लेकिन एनसीआई को तो आप नीचे एंड पर आके 77,000 में से आप एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं ना, तो लिहाजा उसी 3,000 को इस 77,000 में मैं एरो इस तरह से लगा देता हूँ। उस 3,000 को एनसीआई कैलकुलेट करते वक्त इस 77 में से माइनस करें। ठीक है बात? अब जरा आप इस वर्किंग को होशमंदी से देखिए। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो आपका बन रहा है, इसको जरा एक मरतबा आप होशमंदी से देख लीजिए। ये P प्लस S का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर से आप देखिए। मैं यहाँ पर खामोशी इख्तियार करना चाहूँगा और आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस चाहूँगा कि खुद से समझ आए। हाँ जी, होगी वर्किंग? ठीक है, ये कंसोलिडेशन होगी 11,75,478 और उसमें ये आपके एक्सपेंसेस कंसोलिडेट हो गए। प्रॉफिट 401 जो आया, अब इस 401 में हकीकत में ये 3 लेस हो चुका हुआ है। यस सर। लिहाजा इसकी जस्टिफिकेशन बनती ये है 401 कि 327 जमा 77 माइनस ये वाला 3 बिल के 400। अब इस 401 की बाइफर्केशन में
77 में से 3 लेस करके 20% लेके 14,800 आएगा और बाकी बैलेंसिंग फिगर उठा देंगे नीचे से ऊपर। बैलेंसिंग फिगर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। यस। फर्दर मैंने इसको यहाँ पर फिर समझाने की कोशिश की है और फर्दर मैंने यहाँ पर फिर समझाने की कोशिश की है ताकि किसी भी तरीके से आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी आप रट्टा लगाएं तो कोई बात नहीं, शैतान तो फिर हमारा दोस्त है ही है। शैतान का पता क्या काम है? गलत कामों को इस तरीके से करवाना कि हमें लगे कि यार ये तो सही है, ठीक है ना। यही काम है शैतान का और ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख दिया। तो शैतान ने ये करना है कि जितने गलत काम है शैतान ने कहना है यार ये ठीक है, यार देखो मज़ा तो आ रहा है। ये मैंने इसकी लाइन स्पेसिफिक कर अब आप क्वेश्चन कर लें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको छोटी सी वर्किंग भी गुडविल की करवा दी और उसके बाद नीचे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस की फिगर भी बन जाएगी। इसको ज़रा पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो इसमें आसान वाली बात जो आपने सीखी है वो ये है कि आप एनसीआई वही उसमें से यूआरपी को लेस करें, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस करें और उसके बाद आप उसका 20% लेके एनसीए वर्कआउट करना है। बाकी ये बैलेंसिंग फिगर है। यह आसान वर्किंग और ये लॉजिकल है कि आप जो पेरेंट कंपनी को आपने भेजना है, पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट में से इम्पेयरमेंट को आप पहले एडजस्ट करें, वो सारा का सारा पेरेंट कंपनी का, और एस कंपनी के प्रॉफिट में से S2P की सूरत में यूआरपी आप लेस करें, वो आपका 20% और 80% का कॉम्बो बनता है। ठीक है, ये थी बातचीत। ओके, तो ये अब आपको मैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस की तमाम वर्किंग सेंड कर दूँगा। इसको मैं हाईलाइट ही रहने दूँ, ठीक है, ज़रा थोड़ा सा क्लियर। ओके, गुड जॉब।